Okay, now listen carefully. क्वेश्चन नंबर कौन सा है? Okay, now listen. For an object moving on the straight line, draw the x versus t graph, displacement versus time graph. When it is at a rest position, when it is moving in the constant velocity in the positive direction, when it is moving with the constant velocity but in the वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तब और नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तब, एंड व्हेन इट इज परफॉर्म द नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ऐसे चार कैटेगरी के लिए आपको डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है. गाड़ी बुक में पढ़ोगे तो तुरंत इतना बोरिंग लगेगा, समझ में नहीं आएगा क्या कर रहे हैं, बट यहाँ पे आपको अच्छे से क्लासिफाई करके क्वेश्चंस के तौर पे दिया गया है. तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द विच ग्राफ? पोजीशन टाइम ग्राफ से हम मोशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ग्राफ जो है वो एक पावरफुल टूल होता है टू रिप्रेजेंट्स द एंड एनालाइज द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एनी इवेंट. मोशन इज वन टाइप ऑफ इवेंट. जैसे आप क्रिकेट मैच देखते हो तो क्रिकेट मैच में ग्राफ आते हैं, इस ओवर में कितने रन हुआ, तो ग्राफ से हमें तुरंत पता चल जाता है, हाँ देखो इस ओवर में इतने रन आए थे. और खास करके सेकंड इनिंग होती है तो पता चलता है कि वो इस ओवर में इंडिया इतने पे था, पाकिस्तान का ग्राफ नीचे है, यस बल्ले बल्ले, है ना. और अगर मानो कि गलती से पाकिस्तान का ग्राफ ऊपर है तो ट्राई करते रहते कब नीचे आ जाए, कब नीचे आ जाए, कब नीचे आ जाए. एंड एवरी आवर्स के बाद ग्राफ रिप्रेजेंटेशन आता है या ना, और डॉट लगा देता है जहाँ पे विकेट गिरी होती है या ना. तो देखो ग्राफ से हमें एक इमेज देखने से हमें हमारे माइंड में इतनी अच्छी चीज में क्लियरिटी हो जाएगी, क्लियर सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, हमें इन शॉर्ट बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो ग्राफ इज द पावरफुल टूल टू रिप्रेजेंट द डेटा. तो हमें मोशन को रिप्रेजेंट करना है. इवेंट हमारे लिए अभी कौन है? मोशन. तो मोशन को ग्राफ पे अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे. कौन सा ग्राफ ड्रॉ करेंगे? Displacement versus time graph. Such a graph is powerful tool to represent and analyze the different aspect of the motion. From the motion along the straight line x-axis, only x coordinate vary with the time, and so हम हमारे displacement versus time graph को x versus t graph भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम इस चैप्टर के अंदर स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ने वाले. स्ट्रेट लाइन मोशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही डायमेंशन चेंज होगा. अर्ची कहा गई क्यों? हाँ तो अगर हम x वर्सेस t ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो t को टाइम को हम कौन से एक्सिस पे लेंगे? x एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे. और डिस्प्लेसमेंट यानी कि पोजीशन x को कौन से एक्सिस पे लेंगे? y एक्सिस पे. तो हमें पहला जो ग्राफ ड्रॉ करना था दैट इज फॉर द व्हाट? ऑब्जेक्ट एट अ विच पोजीशन? रेस्ट पोजीशन. तो देखो आपको बुक में वही एग्जांपल दिया गया है जो यहाँ पे दिया गया है ना, आप देखिएगा अच्छे से. तो देखो 0 10 20 टाइम चेंज हो रहा है सेकंड के अंदर, बट आप देखो तो 10 सेकंड पे पोजीशन क्या है, तो हम ऐसे ऊपर ले जाएंगे तो कितना दिख रहा है पोजीशन? 40. 20 सेकंड पे कितना है? 30 सेकंड पे कितना है? कहने का मतलब कि टाइम बढ़ रहा है लेकिन पोजीशन चेंज, मतलब ऑब्जेक्ट कौन सी पोजीशन में होगा? रेस्ट. आया समझ में? सो लेट अस फर्स्ट कंसीडर द सिंपल केस इन व्हिच द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी और इट इज इन अ रेस्ट वन. तो अ कार इज स्टैंडिंग स्टिल एट द विच मीटर? ओरिजिन से 40 मीटर दूर खड़ी हुई है. आया समझ में? उसका ग्राफ हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया. तो अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी स्टडी होता है तो द ग्राफ इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस. So the position time graph is straight line and which is parallel to time axis. जब ऑब्जेक्ट जो होता है वो कैसा होता है? Steady या stationary. Got it ना? Okay. If the object moving along the straight line covers equal distances, equal interval of time, then it is said to be in a which motion? And for the uniform motion, the graph of x versus t, position versus time, is a straight line. दिख रहा है? But this is for the positive x direction. Which direction? The x versus t graph for the any object moving with the constant negative velocity. Negative velocity से this is for the positive velocity. This is for the straight line है तो uniform motion तो हो ही गया. Uniform motion मतलब constant velocity. Constant velocity मतलब straight line. x versus t का ग्राफ कैसा मिलेगा? Straight line. क्योंकि वही चीज velocity versus time ग्राफ में चेंज हो जाएगी. पूरे के ग्राफ देख लेंगे देन आई विल कंक्लूड कि इस टाइप के मोशन में x वर्सेस t ग्राफ क्या होता है, v वर्सेस t ग्राफ क्या होता है, a वर्सेस t ग्राफ क्या होता है. मैं आपको लेटर ऑन कंक्लूड करके बताऊंगा. ओके. वैसे भी इसी चैनल पे यूट्यूब के ऊपर 9th के भी लेक्चर आ रहे, तो 9th में भी मैं वही पढ़ा दे रहा हूँ जो 11th में. तो आप वो भी एक बार ओपन करके देख सकते हो क्योंकि अभी वहां पे भी मोशन चल रहा है. उनको भी ऐसा बोला हुआ है कि आप 11th का लेक्चर देखो, दोनों में कॉन्सेप्ट सेम ही है. जो आपने पढ़ा था ना 8th चैप्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वहां पे भी ग्राफ है. तो अगर एक ग्राफ अप डायरेक्शन में जा रहा है मतलब कि पॉजिटिव
इसका स्लोप पॉजिटिव है, कहने का मतलब कि वेलोसिटी इंक्रीज होके जा रही है। अगर ग्राफ नीचे की ओर आ रहा है मतलब कि धीरे 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 वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव है, कांस्टेंट तो है लेकिन वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव, डिक्रीज हो रही है। गॉट इट? बात क्लियर हुई? तो पॉजिटिव साइन फॉर अपवर्ड, नेगेटिव साइन फॉर डाउनवर्ड। एंड द थर्ड वन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक्स वर्सेस टी ग्राफ जो होता है वो कर्वेचर होता है, स्ट्रेट लाइन नहीं होता, एनी ऑफ शिफ्ट। गॉट इट? So if the object covers different distance in a different interval of time, then it is said to be in a which motion? Non-uniform. And x versus t graph is for it is as below, like this. Consider a motion of car which starts from the rest at a which second? 0 second from the origin. This is again non-uniform motion for the time interval 0 to 22 second. बट देखो अगर हम स्पेसिफाई करके जाए तो सबसे पहले वो 2, 4, 3 सेकंड तक स्टडी थी, देखा? 3 सेकंड के बाद वापस उसने अपना मोशन स्टार्ट किया, देखा? ओके, 4 तक उसका मोशन नॉन यूनिफॉर्म था क्योंकि कर्वेचर। कौन से सेकंड तक? 8 तक। 8 से लेके 18 तक एकदम स्ट्रेट लाइन दिख रही है, तो यूनिफॉर्म मोशन। विच मोशन? फिर वापस उसने ब्रेक लगाई, आया समझ में? 20 तक उसका ब्रेक लगाई तो उसका पोजीशन जो है धीरे धीरे करके स्टेडी होने लगा, मतलब वेलोसिटी कम हो गई। एंड देन द ग्राफ ऑफ पोजीशन वर्सेस टाइम इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, मतलब कि 20 सेकंड के बाद वो क्या हो गया? स्टेडी। आया समझ में? तो ये पूरा जो कॉम्प्लिकेशन बताया गया है उसमें सारे टाइप के मोशन एक दूसरे के साथ कंबाइंड है, तो इसलिए हम उसको पहले तो नॉन यूनिफॉर्म ही बोल देंगे, क्योंकि 0 से लेके 22 तक तो वो नॉन यूनिफॉर्म ही हो गया। अगर यूनिफॉर्म होता तो पूरा स्ट्रेट लाइन आता। आया समझ में? हाँ। बट अगर हम ऐसा बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर पोर्शन के अंदर 8 से लेके 18 के अंदर स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, तो उस पोर्शन के अंदर यूनिफॉर्म मोशन है, बाकी नॉन यूनिफॉर्म है। गॉट इट ना? तो पिकअप्स तो उसने स्टार्ट कहां से किया था? 0 सेकंड पे ओरिजिन से स्टार्ट किया था, एंड देन पिकअप्स अप टू हाउ मच सेकंड? 10 सेकंड, नॉट IO नहीं, बट कितने सेकंड तक पिकअप करता है? 10 सेकंड। वैसे कर्वेचर से इन लोगों ने यहाँ तक कैलकुलेट किया 10 सेकंड तक, मोर प्रिसाइजली। Then moves with the uniform speed up to how much second? 18. Then brakes are applied, जो ऑलरेडी मैंने आपको किया, and car stop at the 20 second. कितने सेकंड पे? और वो जो डिस्टेंस था सामने वो 296 था, 300 से थोड़ा नीचे आएगा। Got it? The position time versus graph for this is above, जो हमने देखा भी सही।
एक्सप्लेन द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। आपने भव्य कितने ग्राफ्स पढ़ लिए? 4 मोशंस के लिए ग्राफ पढ़े, एक्स वर्सेस टी ग्राफ पढ़े, हाँ या ना? पहले किसके लिए पढ़ा? स्टेडी, देन पॉजिटिव वेलोसिटी लेकिन इंक्रीज, इन शॉर्ट यूनिफॉर्म मोशन के लिए पॉजिटिव वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन के लिए नेगेटिव वेलोसिटी, एंड देन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आया समझ में? ओके, एक्सप्लेन एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज speed. When an object is in a motion, its position change with the time, and what is the rate of time it will change its position, that can be find in a two ways. Now listen carefully. क्या समझना चाहता है कि मानो कि मुझे यहाँ से हाइपरबोला से MGM स्कूल जाना है, गॉट इट? तो मैं 10 मिनट में पहुंच जाता हूँ, और मनदीप को हाइपरबोला से VM जाना है समझ में? वो मान लो कि 11 मिनट्स में पहुंचता है, तो हमारे दोनों में से फास्ट कौन? कैसे? ज्यादा डिस्टेंस मैंने कम टाइम में कवर किया इसलिए ना। चलो मैंने 12 मिनट्स लिए, तो भी मैं, क्योंकि अब आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, ज्यादा डिस्टेंस है 12 ही मिनट हुए, और बहुत कम डिस्टेंस है लेकिन 1 ही मिनट का गैप है। तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू? यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आया समझ में? सो द न्यू कॉन्सेप्ट इन द मोशन इज रिक्वायर्ड कि हाउ फास्ट बॉडी इज मूविंग, बॉडी कितना फास्ट मूव कर रहा है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए मोशन में एक नया कॉन्सेप्ट चाहिए, जो दो तरीके से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इफ वी ओनली फाइंड द टाइम रेट देन इट इज स्पीड। सिर्फ हम टाइम रेट फाइंड करना चाहते हैं, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको बोलते हैं टाइम रेट। आया समझ में? तो वो स्पीड हो गया। बट इफ वी फाइंड टू रेट विद द डायरेक्शन, तो वो आ जाएगा वेलोसिटी। क्या आ जाएगा? वेलोसिटी। देखो समझते हैं, स्पीड यानी डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम। डिस्टेंस कवर्ड को डी बोल देता हूं, डिवीजन में टाइम टी, पर यूनिट टाइम जितना भी डिस्टेंस कवर किया जाता है उसको हम बोलते हैं स्पीड वी। स्पीड को भी वी ही बोलते हैं, वेलोसिटी को भी वी ही बोलते हैं। बट स्पीड में सिर्फ क्या नहीं आता? डायरेक्शन, क्योंकि डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं था। याद आ रहा है? डिस्टेंस यानी टोटल पाथ लेंथ, है ना? पाथ लेंथ यानी डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ऐसा बोले थे हम। एवरेज स्पीड क्या होता है? तो रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग टू द टोटल टाइम टेकन, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। सपोज आई एम ट्रैवलिंग हालोल टू अहमदाबाद, हालोल टू बड़ोड़ा एंड बड़ोड़ा टू वापस हालोल आ गया, तो व्हाट डिस्टेंस आई ट्रैवल्ड? 45 प्लस 45 90 इन अ 2 आवर्स, तो 90 अपॉन 2 दैट इज 45 किलोमीटर पर आवर। आया समझ में? सो दिस इज माई एवरेज स्पीड, नॉट अ स्पीड। इट इज माई विच स्पीड? क्योंकि मेरा कार एग्जैक्टली 45 पे चालू होके फिर 45 पे ही नहीं रहा होगा, कभी मैंने 0 किया होगा, कभी मैंने स्पीड बढ़ाई होगी, है या ना? तो दैट विल मी गिव एवरेज स्पीड। क्या देता है वो? टोटल टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, वो दोनों का रेशियो हमें देता है एवरेज स्पीड। यूनिट क्या होता है उसका? मीटर पर सेकेंड। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड हेंस इट्स वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। वैल्यू ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव। Velocity, the displacement covered in a unit time, that is called, डिस्टेंस की जगह पे या पाथ लेंथ की जगह पे हम डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं, तो वेक्टर भी आ जाएगा, मतलब कि वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगी, डायरेक्शन भी आ जाएगा, तब जाके उसको हम वेलोसिटी बोल देंगे। क्या बोल देंगे? ओके, इट इज की जगह पे, स्केलर की जगह पे आप लिखोगे वेक्टर। इट इज अ विच क्वांटिटी? वेक्टर। एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन, दैट मींस डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल्स डेल्टा टी, तो x2 माइनस x1 डिस्प्लेसमेंट, टाइम t2 माइनस t1 डेल्टा x बाय डेल्टा t, विच इज नॉन एज v बार। एवरेज वेलोसिटी होता है ना, एवरेज के लिए बार यूज करते हैं, कभी कभी हम ऐसे एंगुलर ब्रैकेट यूज करते हैं, कभी कभी हम एवरेज v लिख देते हैं। आया समझ में? x2 एंड x1 आर द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट द टाइम t2 एंड t1, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया डेल्टा x बाय डेल्टा t। वैसे नया कुछ नहीं है, ऑलरेडी वी आर लर्न इन द चैप्टर नंबर 8 ऑफ 9, ओके, बट फिर भी याद कर रहे हैं, नहीं याद है तो याद रखना है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट? मीटर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ टाइम? तो वहां से एमएलटी फॉर्मूला मिल सकता है, मीटर के लिए L1 और टाइम के लिए T1, लेकिन ऊपर चला जाएगा तो m0 L1 T माइनस 1, बहुत ही जरूरी है ये, m0 L1 T माइनस 1। मैंने देखा पेपर्स में कि गलत गलत लिखे हुए भी है, ऐसा समझ में? तो m0 L1 T माइनस 1, दैट इज द MLT फॉर्मूला फॉर द स्पीड। ओके, नाउ मीटर पर सेकंड भी हो सकता है, दूसरा यूनिट क्या हो सकता है? किलोमीटर पर आवर, यूज्ड इन अ मैनी एवरीडे लाइफ एप्लीकेशंस। फॉर द मोशन इन द स्ट्रेट लाइन, द डायरेक्शनल
aspects of the vector can be taken care by the positive and negative signs, and we do not have to use the vector notation for the velocity. Okay, अगर हम सिर्फ straight line motion की बात कर रहे हैं तो backward, to and fro, then क्या बताया था मैंने, अप एंड डाउन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ऐसे ही मोशन आएंगे, तो वो हम कंसिडरेशन में ले सकते हैं थ्रू द साइन ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव. अगर फॉरवर्ड मोशन को मैं प्लस ले रहा हूं तो बैकवर्ड मोशन को मैं क्या लूंगा, अप को मैं प्लस ले रहा हूं तो डाउन को नेगेटिव. आया समझ में? इसलिए हमें यहाँ पे वेक्टर नोटेशन की जरूरत नहीं है. वेक्टर नोटेशन वी आर गोइंग टू यूज इन द चैप्टर नंबर 4. ओके, गुड. मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, या तो फिर कभी कभी क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है. रिजल्टेंट इफेक्ट ऑफ मोशन कैन बी नॉन फ्रॉम द विच वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी से हम रिजल्टेंट इफेक्ट को देख सकते हैं. एवरेज स्पीड कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ विच वेलोसिटी, विच वन, एवरेज वेलोसिटी. जैसे आपने आगे देखा था, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट यानी पाथ लेंथ इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा था पाथ लेंथ, है या ना? तो लाइकवाइज यहाँ पे डिस्टेंस यानी पाथ लेंथ से जो स्पीड मिलती है, एवरेज स्पीड, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वेलोसिटी. जस्ट फॉर एग्जांपल, मैंने अभी जो एग्जांपल दिया था, हलोल टू बड़ौदा 45, बड़ौदा टू हलोल वापस 45, तो व्हाट इज माय एवरेज स्पीड, वही 45 किलोमीटर पर आवर. बट व्हाट इज माय एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी चेंज इन डिस्टेंस अपन टाइम, सॉरी चेंज इन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम. तो व्हाट इज माय डिस्प्लेसमेंट, जीरो, जीरो अपन टी, जीरो. तो मेरी स्पीड थी 45 किलोमीटर पर आवर, बट द एवरेज वेलोसिटी इज, तो इसीलिए स्पीड ज्यादा होती है एवरेज वेलोसिटी. या तो फिर दोनों, अगर स्ट्रेट लाइन मोशन होता, सिंपल, मैं बैक नहीं आया होता, सिर्फ अगर मैं हलोल टू बड़ौदा की बात करता तो 45 किलोमीटर पर आवर 1 आवर्स में ही चला जाता, 45 किलोमीटर पर आवर, डिस्प्लेसमेंट भी 45 होता, तो 45 किलोमीटर पर आवर. तो आइदर सेम हो सकती है या एवरेज स्पीड ज्यादा हो सकती है, किससे, एवरेज वेलोसिटी से. आया समझ में? बट वेलोसिटी कभी भी स्पीड से बड़ी नहीं हो सकती, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता. सुन रहे हो ना? ओके, चलो. For the uniform motion at every moment, velocity is equals to average velocity. Okay, velocity is equals to average velocity. अगर कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म मोशन है मतलब कि वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रही है. सपोज आपके पास आज के दिन में 2 रुपये है, कल के दिन में भी 2 रुपये है, परसों के दिन के भी 2 रुपये, पूरे वीक 2 ही रुपया है. किसी ने कुछ दिया नहीं, ना किसी ने आपने खर्च किया. तो एवरी वीक का मतलब वीक के 7 डेज का एवरेज रुपया कितना है आपके पास. आप अगर समेशन भी करोगे, 7 से डिवाइड भी कर लोगे ना, तो भी 2 ही निकल के आएगा. जब क्वांटिटी चेंज नहीं होती है, कांस्टेंट होता है, तो एवरेज रिमेन सेम. तो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर वेलोसिटी क्या रहता है या एवरेज स्पीड क्या रहता है, कांस्टेंट. तो एवरेज को ही वेलोसिटी बोल दो या एवरेज को ही स्पीड बोल दो, चलेगा. आया समझ में? कंसिडर द मोशन ऑफ द कार ऑफ पोजिशन, sorry, the portion of the x versus t graph between t equals to 0 to 8 second is below up and shown in the figure. जो हमने यहाँ पे मोशन कंसिडर किया था, आ रहा है ये, याद आ रहा है? इसका 0 से लेके सिर्फ 8 वाला तक का पोर्शन लिया है. 0 से लेके सिर्फ कहाँ तक का, 8 का पोर्शन हमने यहाँ पे लिया है. तो यू कैन सी ओवर हियर, देखो 0 से 8 थोड़ा मैग्नीफाई होके आ गया, बड़ा होके. ओके, तो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. दिख रहा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अब इसके अंदर मैंने t1 टाइम लिया 5, कितना लिया 5, उसके अकॉर्डिंगली पोजीशन मेरे निकल के आ रही है 10, और मैंने t2 टाइम लिया 7, दिख रहा है 7, उसके अकॉर्डिंगली मेरी पोजीशन निकल के आ रही है 27.4. आया समझ में? तो अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है बिटवीन 5 सेकंड एंड 7 सेकंड, तो 7 सेकंड ए वाला फॉर्मूला अभी देखा था हमने, x2 माइनस x1 ओवर t2 माइनस t1, चेंज इन पोजीशन ओवर चेंज इन टाइम. ओके, तो t2 7 पे पोजीशन कितना था 27.4 एंड 5 पे पोजीशन कितना था 10, तो चेंज इन पोजीशन 17.4, चेंज इन टाइम 2, 17.4 डिवाइड बाय 2, 8.7. गॉट इट? और ए जो है वो मीटर इनवर्स नहीं, मीटर पर सेकंड, या तो फिर मीटर सेकंड इनवर्स. आया समझ में? आइदर ऐसा -1 पावर लिख सकते हो या तो फिर पर लिख सकते हो. पर लिखने की हैबिट थोड़ी अच्छी रहती है ना, कंप्यूटर में ए वाली हैबिट अच्छी रहती है. Geometrically the same, this is nothing but slope of this straight line P1 P2 connecting the initial position P1 to a which position, final position P2. तो over here you can see this is a T1 के लिए पॉइंट P1 मिला था ग्राफ पे, है या ना, और ये T2 के लिए पॉइंट P2 मिला था ग्राफ पे. यस और नो? उसको कनेक्ट करता हुआ लाइन क्या हो गया, एक डॉटेड लाइन हो गया. इस डॉटेड लाइन का स्लोप होता है. अब नाउ लिसन केयरफुली, जो बातें नहीं है वो मैं कर रहा हूँ, ध्यान देना. मैथमेटिक्स में लाइंस वाला चैप्टर लोग पढ़ेंगे जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स है, बाकी के लोग नहीं पढ़ेंगे, तो उनके दिमाग में मुझे कुछ बिठाना पड़ेगा.
ओके तो अगर आपको याद आ रहा है तो आपने 10th में दो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा था, तो उसमें 2 वेरिएबल्स थे y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। देखो इसमें 2 वेरिएबल है y एंड x। अगर वहां पे ऐसा लिखते थे ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू या बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ओके तो इसमें क्या किया, y को बी वाई चाहिए ना, तो ए एक्स को उधर ले गए तो क्या हो गया माइनस एक्स, और सी को उधर ले गए क्या हो गया माइनस सी। उसी माइनस सी को प्लस सी लिखा गया है, उसी माइनस ए एक्स को एम एक्स लिखा गया है। टेक माइनस ए इक्वल्स टू एम, टेक सी इक्वल्स टू माइनस सी, सी कॉन्स्टेंट ही है ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और यहाँ पे बी इक्वल्स टू 1 ले लिया तो बन गया उसी फॉर्म में से। यार सिंपल से पहले से दिख रहा है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। जब भी कोई इक्वेशन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी टाइप का होता है तो वो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होता है। मतलब उसका अगर आप y ए क्वांटिटी को y एक्सिस पे लोगे और इस क्वांटिटी पे यहाँ पे जो क्वांटिटी है उसको x एक्सिस पे लोगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, क्योंकि ये दो वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन है और उसका स्ट्रेट लाइन मिलता है। हमें पता है 10th में से ही हमने या 9th में से हमने प्लॉट करके ड्रॉ किया हुआ है, लाइंस बनाए थे ना 9th में 4th चैप्टर के अंदर। 10th में ऐसा बोला था ये दो लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो आपका सॉल्यूशन है दो इक्वेशन का। चलो कोई बात नहीं, तो लीनियर इक्वेशंस के बारे में कौन सा फॉर्म होना चाहिए, बात क्लियर हो गई। ओके अब इसमें ये जो m है ना वो स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है। मानो कि मैं यहाँ पे कोई ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, गॉट इट ना, तो मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में इसको स्लोप बोलते हैं। मतलब ये सिंबल रिप्रेजेंट करने के लिए स्लोप होता है। उसको फाइंड कैसे करेंगे, तो किसी भी ग्राफ के लिए अगर मुझे स्लोप फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है स्लोप, तो y एक्सिस पे जो भी क्वांटिटी ली है उसका चेंज, डिवीजन में x एक्सिस पे जो भी क्वांटिटी ली है उसका चेंज। एक इस तरह से मिलेगा आपको ग्राफ से, चेंज इन विच क्वांटिटी y एंड चेंज इन विच क्वांटिटी x। तो आया समझ में। इसलिए यहाँ पे देखो मैंने 2 पॉइंट लिए, इस सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप को, तो उसमें भी 2 पॉइंट है दिख रहा है। ये 2 पॉइंट के y कोऑर्डिनेट्स में कितना चेंज हो रहा है, डिवीजन में x कोऑर्डिनेट में कितना चेंज हो रहा है, जैसे हमने यहाँ पे किया था। यू कैन सी ओवर हियर कि P1 P2 पॉइंट लिए, P1 P2 का y कोऑर्डिनेट कितना है 27.4 एंड 10। तो देखो y कोऑर्डिनेट्स का चेंज है 27.4 माइनस 10, और x कितना से है 5 एंड 7, तो है 7 माइनस 5 x कोऑर्डिनेट का चेंज। तो हमने एक्चुअली में भले वेलोसिटी फाइंड की, वो एक्चुअली में हमारा क्या फाइंड करना था, और इसीलिए बताया ना कि दिस इज नथिंग बट व्हाट, जो आपने एवरेज वेलोसिटी फाइंड की है दिस इज नथिंग बट व्हाट स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। आया समझ में। तो एक इस तरह से स्लोप को डिफाइन किया जाता है। दूसरा कभी कभी शायद अगर जरूरत पड़े आपको तो मैं वो बता देता हूं कि मानो कि ए जो लाइन था उसने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया थीटा, तो स्लोप को डिफाइन किया जाता है m इक्वल टू टेन थीटा। यहाँ पे m स्लोप डिफाइन कर रहा है m इक्वल टू टेन थीटा। मानो कि पहला थीटा 1 है तो थीटा 1 गॉट इट, और ए स्लोप m1। और फिर दूसरा लाइन कुछ इस तरह से है तो उसका थीटा एंगल चेंज हो गया। मानो कि वो थीटा 2 है तो नया स्लोप कितना हो जाएगा टेन थीटा। बोलो किसका स्लोप ज्यादा है, जिसका थीटा ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा, तो 2 लाइन का स्लोप ज्यादा है किससे 1। तो स्लोप का एक माइंड में पिक्चर क्रिएट हुआ कि एक्स एक्सिस से जो एंगल बना था उस पर भी ध्यान रखना है, उसी को भी स्लोप बोलते हैं। लाइन के लिए स्लोप आता है, गॉट इट। नाउ व्हाट इज दिस सी, सी इज द इंटरसेप्शंस। टेक x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 लेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, y इक्वल्स टू क्या बचेगा c। तो दिस इज द पॉइंट दिख रहा है जहां पे x 0 है। तो ये जो ग्राफ स्टार्ट होता है ना y एक्सिस को कट करके उसको बोलते हैं इंटरसेप्शन। क्या बोलते हैं इंटरसेप्शंस ऑफ y। ओके तो वहां से स्टार्ट हो रहा है। अगर वो 0 है तो ओरिजिन में से स्टार्ट होगा। कहां से स्टार्ट होगा ओरिजिन। तो सबसे पहले स्लोप क्या होता है समझ में आ गया। किसी भी ग्राफ के लिए स्लोप क्या होता है y क्वांटिटी में चेंज ओवर x। तो यहाँ पे हमने पोजीशन वर्सेस टाइम लिया था, तो इन शॉर्ट पोजीशन में चेंज ओवर टाइम में चेंज, पोजीशन में चेंज और टाइम में चेंज तो वेलोसिटी देता है। इसलिए जब आप x वर्सेस t ग्राफ ड्रॉ करते हो तो उसका स्लोप आपको क्या देगा एवरेज वेलोसिटी। क्या देगा, बात क्लियर हो गई ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, x वर्सेस t ग्राफ आपको ड्रॉ करना है और उसमें पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो वेलोसिटी को बताना है। तो देखो दिस इज द x वर्सेस t ग्राफ। इसमें वेलोसिटी ऊपर की ओर पोजीशन इंक्रीज होते जा रहा है, टाइम के साथ पोजीशन इंक्रीज होते जा रहा है, दैट मीन्स की वेलोसिटी पॉजिटिव, क्योंकि इसका स्लोप पॉजिटिव है। अगर ग्राफ ऊपर की ओर जाता है ना तो स्लोप पॉजिटिव, और x वर्सेस t ग्राफ में स्लोप हमें वेलोसिटी दे रहा था या एवरेज स्पीड दे रहा था, है या ना। तो इसमें वेलोसिटी पॉजिटिव। अगर हम नीचे जा रहे हैं तो नेगेटिव, और अगर ग्राफ पैरेलल हो गया तो वेलोसिटी इज 0, स्पीड इज 0, मतलब ऑब्जेक्ट स्टेडी हो गया। आया समझ में, है या ना। तो इन द ग्राफ है पोजीशन इंक्रीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट मीन्स की एवरेज वेलोसिटी इज, ग्राफ बी पोजीशन डिक्रीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ रहा है, टाइम तो राइट हैंड साइड ही जा रहा है, देखा जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे पोजीशन डिक्रीज होते आ रही है, दिख रही है ना। पहले इतनी थी फिर डिक्रीज हुई फिर डिक्रीज हुई फिर डिक्रीज हुई, एंड दैट्स व्हाई वेलोसिटी इज नेगेटिव। एंड द थर्ड ग्राफ पोजीशन डज नॉट चेंज विद द टाइम, टाइम के साथ चेंज हो रहा
नहीं है, hence the average velocity is 0. Which information cannot be drawn from average velocity. Average velocity से कौन सी information हमें नहीं मिलेगी? तो average velocity से actual distance covered by the object cannot be found. कितना डिस्टेंस उसने फाउंड किया एक्चुअली में वो हमें मिलेगा नहीं. आया समझ में? क्योंकि एवरेज बैठ रहा है ना. सपोज मानो कि मैं हालोल से जरोद तक जा रहा था, मेरा एवरेज वेलोसिटी बैठ रहा है 20 किलोमीटर पर आवर. मतलब मेरे पूरे मोशंस के लिए, चलो ना, हालोल टू बड़ौदा, बड़ौदा टू हालोल, पूरे मोशंस के लिए 45 किलोमीटर पर आवर बैठा था ना. बट उसी के अंदर हालोल टू जरोद का बैठ रहा था 20 किलोमीटर पर आवर. तो मैं वो पूरे मोशन का 45 किलोमीटर आवर वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा दूं तो मुझे करेक्ट आंसर मिलेगा नहीं. कितना मैंने डिस्टेंस कवर किया वो मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने तो पहले मेरी गाड़ी खराब थी तो मैंने 0 से 20 पे ही गया. बट जरूरत के बाद मैंने रिपेयर करवा दी मैकेनिक्स के पास, अब मैं 60 पे लेके गया, इसलिए आगे का टाइम जो ज्यादा हुआ ना वो पीछे टाइम क्या हो गया कम, और एवरेज बैठ गया 45. तो इस तरह की सिचुएशंस में एवरेज आपको पूरा आंसर देगा नहीं. आया समझ में? जैसे कि आपके 7 सब्जेक्ट की मार्कशीट बनती है, वैसे 11th में 5 सब्जेक्ट की बनेगी, तो आपका परसेंटेज निकल के आएगा 70%. तो 70 मतलब कि एवरेज एंड ऑल ऑन एवरेज हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम 70 मार्क्स है. पर इसका मतलब ऐसा नहीं कि हर एक में 70 है, किसी ऐसे भी सब्जेक्ट हो गए जिसमें 70 से कम भी है, कोई ऐसे भी सब्जेक्ट हो गए जिसमें 70 से ज्यादा है. मानो कि अगर इंग्लिश में 60 है तो मैथ्स में 80 है, तो भी एवरेज तो 70 बैठेगा, क्योंकि 10 उधर का कम हुए तो बाकी जगह पे 10 बढ़ गए. तो हमें एक्चुअल इंफॉर्मेशन मिलने वाला नहीं है. तो एक्चुअल पाथ लेंथ हमें यहाँ पे डिस्टेंस कितना कवर किया वो नहीं मिलेगा. द पाथ ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी फाउंड. पाथ जो है वो हम नहीं फाउंड कर पाएंगे. वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट द डिफरेंट पोजीशन ऑन द पाथ कैन नॉट बी ए एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या है कि मैंने जब मोशन स्टार्ट किया था वहां से लेके मेरा मोशन खत्म हुआ, इनिशियल टाइम से लेके फाइनल टाइम के अंदर एवरेज क्या बैठ रहा है वो हमें वो नहीं बताएगा. सपोज मैंने 12 o'clock को मेरा मोशन स्टार्ट किया था और 2 o'clock को कंप्लीट हुआ, तो एवरेज वेलोसिटी मुझे 12 और 2 के बीच में क्या होगा वो पिक्चर लाके रख देगा. मतलब एवरेजली क्या हुआ वो लाके रख देगा. अगर कोई पूछेगा कि 12:30 को क्या वेलोसिटी था तो पता नहीं चलेगा. आया समझ में? शायद मैं 12:30 को मेरी गाड़ी रिपेयर करवा रहा तो वेलोसिटी कितना था 0, बट आंसर तो बता रहा है 12 to 2 के बीच में 40 किलोमीटर पर आवर था. तो हम किसी पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी फाइंड कर पाएंगे नहीं. जैसा क्वेश्चन हमने आगे पढ़ा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वाला, याद आ रहा है? दोनों इक्वल हो सकते हैं, कम या ज्यादा हो सकते हैं. वापस आया, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड. दोनों सेम हो सकते हैं, एक्सप्लेन करना है. दिस स्टेटमेंट इज नॉट ऑलवेज करेक्ट. ओके, आपको ऐसा पूछा है कि ये तो ट्रू हो सकता है लेकिन ऑलवेज करेक्ट नहीं है. नॉट ऑलवेज, ना तो ऑलवेज इनकरेक्ट है. एक्सप्लेन करना है. इन शॉर्ट कहने का मतलब एक बार एक्सप्लेन करो कि क्यों करेक्ट है, दूसरी बार एक्सप्लेन करो कि इनकरेक्ट है. ओ से पी का लोगे तो करेक्ट हो जाएगा, दोनों सेम. अभी बताया ना, हालोल टू बड़ौदा लेते हो तो दोनों सेम हो जाते हैं. रिवर्स करके वापस आते हो तो डिस्प्लेसमेंट कम हो जाता है, इसलिए वेलोसिटी कम हो जाएगा. बस वही बताना है. वापस वही ग्राफ लिया हमने, वैसे वही है ना, यस वही है जो हमने पहले देखा था. तो सपोज अ कार टेक्स 18 सेकंड. कितना सेकंड लेता है जब वो ओ से लेके कहां तक ट्रेवल कर रहा है? पी तक. ओ से लेके पी मतलब 0 से लेके 360. इन अ नेक्स्ट 6 सेकंड इट रिटर्न्स फ्रॉम पी टू क्यू. पी से क्यू में आने में 6 सेकंड लगते हैं. कितने पे आया वो? 240. Then by calculating the average velocity and average speed, the answer of the questions can be explained. जैसे कि पहले O से P जाने की बात करते हैं तो एवरेज स्पीड OP ओवर तो 360 ओवर, क्योंकि O से P जाने का डिस्टेंस कितना था और उसके लिए कितना टाइम लगा उसको, तो कितना टाइम लगा था पहले, तो 360 by 18, 20 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड. एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? पोजीशन में चेंज डिवीजन में टाइम. तो P का पोजीशन क्या है फाइनल, इनिशियल पोजीशन Q, 360 माइनस 0, 360 अपन 18, क्या आंसर आएगा 20. मैंने बोला ना सीधा मोशन होता है, रिटर्न नहीं होता है तो सेम हो जाएगा, है या ना? O से P ही जाने की बात हो रही है तो सेम हो गया. बट अब मतलब कि हियर बोथ आर इक्वल, मतलब स्टेटमेंट इज करेक्ट. बट अगर हम P से Q आते हैं, O से लेके P जाएंगे एंड P से क्या आएंगे, तो मोशन ऑफ O टू Q आना चाहिए वैसे, लाइक दिस, O से P एंड P से Q. तो एवरेज स्पीड O से P भी कवर किया, P से Q भी आए, स्पीड में सब प्लस होता है, पता है ना आपको, डिस्टेंस कवर. उस वक्त कितना टाइम लगा, तो पहला टाइम लगा था उसमें कितना ऐड करेंगे 6, क्योंकि आपको पता है O से P जाने का टाइम था 18 सेकंड, बट P से Q आने का टाइम कितना था, तो 18 प्लस 6, तो 480 प्लस 18 प्लस 6, 480 डिवीजन में 18 प्लस 6, 480 डिवीजन में 24, हाउ मच? स्पीड तो वापस 20 मीटर पर सेकंड बैठा, है या ना? लेकिन
एवरेज वेलोसिटी क्या बैठेगा, दैट इज फाइनल पोजीशन माइनस, तो फाइनल पोजीशन कितना है, क्यू पे है 240 और ओरिजिन से स्टार्ट किया था, तो 240 माइनस जाने का टाइम 18 था पी तक, पी से वापस आने का टाइम 6 था, टाइम तो टोटल ही कवर हो जाएगा, ओके तो 24, तो वो कितना बैठ के आया, एंड हियर बोथ आर नॉट इक्वल। आया समझ में? प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक डिफरेंस पढ़ाया था किसके बीच का, पाथ लेंथ यानी डिस्टेंस एंड दूसरा डिस्प्लेसमेंट, लाइकवाइज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी के बीच का डिस्टेंस, रेशियो पाथ लेंथ कवर्ड टू अ टाइम, ओके दैट इज कॉल्ड, यहाँ पे रेशियो ऑफ पाथ लेंथ की जगह पे क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट कवर टू द टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, इट इज नथिंग बट स्केलर, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर है तो ऑलवेज इट मे बी पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पे आपको पता है स्पीड ज्यादा और इक्वल रहेगा किससे, वैसे इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन सिर्फ ग्रेटर देन लेस देन का चेंज कर दिया है, गॉट इट, वो डिफरेंस नहीं माना जाता बट फिर भी एक बार चलेगा। आया समझ में, यस और नो? इसमें टाइम लगेगा, वो न्यूमेरिकल मेथड है, 2 मेथड से एक्सप्लेन करना है, ओके चलो कोई बात नहीं, न्यू कॉन्सेप्ट है, यहाँ तक की बातें वर्बली हो गई। अब जो हमने 9th में नहीं पढ़ा था या पढ़ा था तो थोड़ा वर्बली 1-2 लाइन में खत्म कर दिया था, उसको थोड़ा डिटेल्ड में लेके जाएंगे, गॉट इट ना, बट नेक्स्ट लेक्चर में मंडे को, ओके।